हेलो दोस्तों, आज हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक अपना मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ जो क्षेत्र है उसका जो प्राचीन नाम है मेदपात, प्रागवार और शिव जनपद। इन नामों से प्राचीन समय में इसको जाना जाता था और वर्तमान में जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली का कुछ क्षेत्र जो है उस समय मेवाड़ के अधीन आता था। हम मेवाड़ के बारे में जानते हैं तो मेवाड़ में जो है मुख्य रूप से गुहिल वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। और गुहिल वंश की शुरुआत 566 ईस्वी में होती है। तो मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था और 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। ये गुहिल कौन था? तो ये गुहिल जो है वल्लभी गुजरात के जो राजा थे शिलादित्य, उनका पुत्र था और ये राजस्थान में गुहिल वंश की स्थापना करता है 566 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम पुष्पावती व पिता शिलादित्य, जो कि वल्लभी गुजरात के क्या थे? राजा थे। गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं होती है, जिसमें से गुहिल सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। मतलब कहते हैं कि जो गुहिलों की कुल शाखाएं कितनी थी? 24 शाखाएं थी। जिसमें हम मेवाड़ के जो गुहिल पढ़ते हैं तो जो मेवाड़ के गुहिल राजा थे ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। अब जैसे ही गुहिल यहाँ पर शासन की स्थापना करता है, उसके बाद जो प्रतापी राजा होता है उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल हरित ऋषि का शिष्य था। आपसे पूछा जाए बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था, तो हरित ऋषि था। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही जो गुहिल वंश है ये सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला पूरे भारत का, उत्तर भारत का एकमात्र वंश है जो सबसे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में शासन करने वाला था। तो 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और नागदा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उदयपुर में आता है। नागदा में जो बप्पा रावल ने एकलिंग जी जो महादेव का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। और एकलिंग जी जो है गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। और एकलिंग जी को ही जो है मेवाड़ के जो महाराणा हैं ये एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक मानते हैं, खुद को उनका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। तो पढ़ते हैं मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? बप्पा रावल, जिसने 115 ग्रेन का क्या चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था। आगे देखते हैं। मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया। तो बप्पा रावल ने अपना जो साम्राज्य है वो कहां तक फैला लिया था? गजनी तक। और उसने गजनी के राजा सलीम को हटा दिया तथा अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया था। आगे पढ़ते हैं। इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की। बप्पा रावल के कारण पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। तो आपसे पूछा जाए पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उस शहर का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल के नाम पर हुआ है। और बप्पा रावल की उपलब्धियों के बारे में देखें तो देखो बप्पा रावल की उपाधियां, बप्पा रावल ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो हिंदू सूरज, राजगुरु व चकव्य की उपाधि क्या है? बप्पा रावल ने धारण की है। इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो क्या नाम है इसका? वास्तविक नाम कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। बप्पा रावल के बाद कोई शासक होता है वो है अल्लट। बप्पा रावल के बाद जो प्रतापी शासक माना जाता है वो क्या था? अल्लट। अल्लट का नाम जो अन्य नाम मिलता है हमें आलू रावल मिलता है। इसे आलू राव भी कहते थे, आलू रावल भी कहते थे और अल्लट भी इसका नाम था। इसके मुख्य कार्य क्या रहे? तो इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी नागदा थी जो बप्पा रावल ने बनाई, दूसरी राजधानी आहड़ जो कि अल्लट ने बनाई थी। आहड़ पड़ता है वर्तमान में उदयपुर में और इसे ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? अल्लट ने। मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है कि सबसे पहले नौकरशाही की व्यवस्था, नौकरशाही का गठन जो है मेवाड़ में करने वाला राजा कौन था? अल्लट था। अगला कार्य क्या है? इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और हूणों की सहायता से इसने अपना प्रदेश को, साम्राज्य को बढ़ाना चालू कर दिया। अल्लट के बाद जो प्रतापी राजा आता है वो आता है जयद्रथ सिंह। कई बार इसका समय पूछ लिया जाता है, इसका शासनकाल पूछ लिया जाता है। तो जयद्रथ सिंह का शासनकाल 1213 से 1250 ईस्वी तक रहता है। और इसके समय में जो है इल्तुतमिश दिल्ली का
सुल्तान होता है और एक युद्ध होता है भूताला का युद्ध, जो कि उदयपुर में, भूताला कहाँ पड़ता है, जगह का नाम उदयपुर में पड़ता है, और ये 1234 में युद्ध होता है। एक तरफ जेतर सिंह, दूसरी तरफ इल्तुतमिश। मेवाड़ की जो जेतर सिंह है और दिल्ली के इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध होता है, और इसकी जानकारी हमें हमीर मद मर्दन से मिलती है, जो कि जय सिंह सूरी की पुस्तक है। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने, जब भूताला का युद्ध हुआ तो जब इल्तुतमिश की सेना हार गई थी और जब वो भाग रही थी तो भागते उसने नागदा को क्या कर दिया, लूट लिया, नागदा को तहस नहस कर दिया था। जेतर सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। तो कौन सी राजधानी होगी, तीसरी, पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़ और तीसरी चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, जेतर सिंह था। इसका समय पूछ लिया जाता है तो समय याद रखना है आपको, 1213 से 1250। अब अगला शासक आता रतन सिंह, जिसका शासनकाल 1203 से 1302 से 1303 तक रहता है। तो रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो, रतन सिंह का शासनकाल जो होता है 1302 से 1303 रहता है। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण है रतन सिंह का, वो नेपाल चला जाता है और गुहिल वंश की स्थापना नेपाल में कर देता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और यही चित्तौड़ का प्रथम शाखा व राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। आगे देखते हैं आक्रमण के कारण। तो देखो, चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण क्यों किया, इसके कई कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि वह उसकी साम्राज्यवादी थी, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। चित्तौड़ का सामरिक महत्व, क्योंकि चित्तौड़ से ही मारवा जाने का रास्ता होता था, गुजरात जाने का और सिंध जाने का क्या है, मुख्य रास्ता था। व्यापारिक दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण था और सामरिक दृष्टि से भी क्या था, महत्वपूर्ण था। सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। एक बार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब लौट रही थी गुजरात के अभियान से, तो उस समय रतन सिंह ने उनकी सेना से क्या ले लिया, टैक्स ले लिया। तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव भी एक कारण था। अगला, रानी पद्मिनी की सुंदरता। तो देखो, ये जो जानकारी हमें, ये चारों जानकारी हमें 1, 2, 3 और 4, ये चारों जानकारियां हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाने उल फतू से मिलती है। बाकी जो 5वीं जानकारी हमें, ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ था पद्मावत, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ था, 1540 में लिखा गया। इसके अनुसार हमें जो है रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण जो है इस युद्ध की जानकारी मिलती है। कहते हैं कि राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था, जब पद्मिनी को लेके आता है रावल रतन सिंह सिंघल द्वीप से, तो इतनी सुंदर थी कि राघव चेतन उसको देख के मोहित हो जाता है और उस पर वो जादू टोना करने लगता है। तो इसकी जानकारी जब रतन सिंह को चलती है तो राघव चेतन को देश निकाला दे देता है और वो वहां से निकलकर कहाँ चल जाता है, तो चल जाता है अलाउद्दीन के पास, और अलाउद्दीन को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। तो कहते हैं कि पद्मावत की स्टोरी इस तरह से थी। तो हम देखते हैं कि जो एक मुख्य कारण कहते हैं कि रानी पद्मिनी की सुंदरता भी जो है इस युद्ध का मुख्य कारण थी। रानी पद्मिनी के बारे में पढ़ते हैं कि यह सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और 1303 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 1303 में जो है राजा ने केसरिया किया रतन सिंह ने, और जो रानी पद्मिनी थी उसने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया, जौहर किया। तो रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जब जौहर केसरिया दोनों होता है तो उसको क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। इस युद्ध में रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल, ये दोनों भी वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। साथ में देखते हैं अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। तो देखते हैं चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। जो खिजर खां है उसने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है, मैसा के पठार पर, इसलिए गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण किसने करवाया, खिजर खां ने करवाया। बाद में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो खिजर खां दिल्ली चला जाता है और यहाँ का शासक जो है मालदेव मूसला को सौंप जाता है। तो आगे पढ़ते हैं हम कि खिजर खां ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया और मकबरे की फारसी अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक है।
आगे देखते हैं, कालांतर में मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। जब मैंने बताया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद वो दिल्ली चला जाता है खिजर खा, और यहाँ का शासक किसको सौंप जाता है, मालदेव मुछला को सौंप जाता है। इसे मुछला मालदेव भी कहा जाता है, मालदेव सोनगरा भी कहा जाता है। आक्रमण की जानकारी के स्रोत तो हमारे पास अमीर खुसरो का ग्रंथ जो मैंने बताया था खजाइन उल फतह या तारीख अलाई, पहली जानकारी तो इससे मिलती है, चित्तौड़गढ़ के पहले साके की जानकारी। दूसरा मिलता है हेम रत्न सूरी से हमें गोरा बादल की चौपाइयाँ मिलती, जिससे हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा ग्रंथ हमारे पास मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, जो कि 1540 में लिखा गया था अवधी भाषा में। तो ये भी याद होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है वो किस भाषा में था, अवधी भाषा में। कब लिखा गया, 1540 में। आगे देखते हैं, मुहूर्त नैन्सी और जेम्स टोड ने इस कहानी का समर्थन किया। कौन सी कहानी का, पद्मावती की कहानी का। और सूर्यमल मिश्रण ने इसे स्वीकार नहीं किया। आगे देखते हैं, हम्मीर। अब रतन सिंह के बाद जो होता है हम्मीर सिसोदिया, जो कि सिसोदिया ठिकाने का जागीरदार का पुत्र था। हम्मीर सिसोदिया 1326 से 1364 तक इसका शासनकाल रहता है। तो देखो आगे पढ़ते हैं, बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और हम्मीर सिसोदिया गांव का था, इसलिए गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ हो गया। मतलब ये सिसोदिया वंश से तो था, लेकिन इसका जो मूल वंश था वो कौन सा वंश था, गोहिल वंश था। इसने राणा की उपाधि का प्रयोग किया, जबकि जो हम्मीर से पहले के शासक थे वो रावल की शाखा की उपाधि लगाते थे। और जैसे हम्मीर जो सिसोदिया वंश के राजा यहाँ पे आए, उन्होंने राणा की उपाधि का प्रयोग किया। तो देखो रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम शासक था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं, हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि दोबारा मेवाड़ पर गोहिल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, हम्मीर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हम्मीर विषम घाटी पंचानन था, मतलब विकट परिस्थितियों में सिंह के समान इसका अर्थ होता है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हम्मीर विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। किसके अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। किसको, हम्मीर को। रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हम्मीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। चित्तौड़ में बखड़ी माता, जिसको हम बोलते हैं बखड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, किसने, हम्मीर ने। और गोहिल वंश की इष्ट देवी कौन थी, कुल देवी बाण माता, और इष्ट देवी कौन थी, बखड़ी माता या अन्नपूर्णा माता, और कुल देवी बाण माता थी। अगला देखो, राहप ने सिसोदिया गांव की स्थापना की थी, मतलब जो गोहिल वंश से ही अलग होकर राहप ने सिसोदिया गांव की स्थापना की थी। और इसी सिसोदिया वंश आगे चलकर क्या कहलाया, सिसोदिया वंश कहलाया। और यह मूल रूप से कौन सा वंश था, गोहिल वंश था। आगे जो शासक के बारे में पढ़ते हैं, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में। 1382 से 1421 राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक रहता है। और इसके समय में जावर उदयपुर से चांदी की खान प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि इसके समय में क्या क्या कार्य हुए और कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। तो देखो, जावर से चांदी की खान निकली उदयपुर से। एक बंजारा था चिड़ीमार बंजारा, उसने अपने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया। और पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार एक नटनी थी, तो उस जो मेवाड़ा का राजा था उसने उसको कहा कि अगर तू इस पार से उस पार इस झील को पार कर जाती है एक रस्सी के सहारे, रस्सी पर चलकर, तो आधा राज्य तुझे दे दिया जाएगा। तो नटनी जब जाती है तो वो 60% 70% तक चली जाती है, रास्ता कवर कर लेती है। तो बाद में देखते हैं कि जो राजा को डर लगता है कि कहीं आधा साम्राज्य चला ना जाए, तो वो इसकी रस्सी कटवा देता है। नटनी की वहीं झील में गिरने से मृत्यु हो जाती है। बाद में वो राजा जो है इसका चबूतरा बनवा देता है, इसलिए नटनी का चबूतरा भी कहाँ पे, पिछोला झील पर बना हुआ है। और पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, एक बंजारे ने करवाया था। आगे देखते हैं, कुंभा हाड़ा बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। और साथ में देखते हैं मेवाड़। अब देखो मेवाड़, अपन पढ़े राणा लक्ष्य सिंह के बारे में, लाखा के बारे में। तो इधर मारवाड़ में समकालीन राजा था राव चूंडा। तो इस स्टोरी को समझो आप कि मेवाड़ में कौन था, राणा लाखा, और मारवाड़ में कौन था, राव चूंडा। राणा लाखा का जो एक बेटा था वो था राव चूड़ा। इधर चूंडा है, इधर चूड़ा है, इसको चूड़ा कर लेना, राव चूड़ा। अब देखते हैं आगे। अब जो राव चूड़ा है मारवाड़ का शासक, इसके 3 संतानें थी। पहली संतान थी, तो लिख लेते इधर, इसके 3 संतानें थी। पहली थी काना, दूसरा है रणमल, और तीसरा है हंसाबाई।
ठीक है। इसके 3 संतानें थी राव चूंडा के। अभी क्या करता है कि बड़ा बेटा कौन सा था, रणबल, उससे छोटा कान्हा। तो ये क्या करता है, राव चूंडा रणबल को राजा न बनाकर किसको बना देता है, कान्हा को राजा बना देता है। इससे रणबल नाराज हो जाता है, और नाराज होने के बाद कहाँ चला जाता है वो, राणा लखा के पास। पर किस तरह से जाता है, तो ये अपनी बहन का, ये क्या करता है, हंसाबाई का प्रस्ताव, रणबल हंसाबाई का प्रस्ताव किसके पास भेजता है, ये कुंवर चूड़ा के लिए भेजता है, कुंवर चूड़ा के लिए भेजता है। लेकिन जो पंडित नारियल लेके जाता है वो किसके पास चला जाता है, राणा लाखा के पास चला जाता है। अब पंडित जी वापस आ जाते हैं रणबल के पास। अब रणबल फिर दोबारा नारियल भिजवाता है लाखा के पास और कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो मेरी बहन से और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का भावी राजा बनेगा। तो इस शर्त पर हंसाबाई और राणा लखा का विवाह हो जाता है, और चूड़ा जो है अपने पिता की खुशी के लिए जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचारी, या कहते हैं कि बिना विवाह के रहने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे मेवाड़ का भीष्म भी कहते हैं। जिस प्रकार भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी विवाह नहीं करने की, उसी प्रकार चूड़ा ने भी विवाह नहीं करने की क्या ले ली, प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रकार हंसाबाई राणा लखा का विवाह हो जाता है साथ शर्त, और इन दोनों से एक संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम था मोकल। तो आगे देखते हैं, मारवाड़ के राजा चूंडा की बेटी हंसाबाई की शादी राणा लखा से हुई। इस समय लखा के बेटे चूंडा ने इस समय लखा के बेटे चूड़ा ने प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इसलिए चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इस त्याग के कारण चूड़ा को कई विशेषाधिकार दिए गए। अब विशेषाधिकार पढ़ लेते हैं कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चूड़ा को दिए जाएंगे, इनमें सलूम्बर भी शामिल था। आगे देखते हैं, सलूम्बर का सामंत मेवाड़ का राजा का राज तिलक करेगा। तो मतलब पूरी पावर जो है किसको दे दी गई थी, चूड़ा को दे दी गई थी। क्यों, किसके बदले में, कि वो राजा नहीं बन रहा है तो उसको कुछ पावर दे दी गई, कई सारी रियासतें देगी, जिसमें सलूम्बर भी शामिल था। सलूम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, और राणा लाखा की अनुपस्थिति में सलूम्बर का सामंत ही राजधानी को संभालेगा। अगला, मेवाड़ के राणा के साथ सलूम्बर का सामंत सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे राज्य में, उसमें जो है सलूम्बर के, कहते हैं कि राणा डायरेक्ट कहे तो राणा चूड़ा की भी जो है सलाह ली जाएगी। कुछ देखो अपन पढ़ते हैं परिभाषाएं। तो हरावल सेना का अगला भाग कहलाता है, चंदावल सेना का पिछला भाग कहलाता है। ये जो है मेवाड़ में चलता था। अगला देखो, जैसे ही राणा लाखा का पुत्र हुआ मोकल, उसका शासन होता है 1421 से 1433। हम पढ़ते हैं मोकल के बारे में। तो मोकल के पिता का नाम लाखा, माता का नाम हंसाबाई, और संरक्षक चूड़ा था। कौन संरक्षक चूड़ा था, मतलब जो उसका सौतेला भाई था, लाखा का पहला पुत्र, वो उसका संरक्षक बन गया। लेकिन हंसाबाई को एक मतलब शक था कि कहीं ये राजगद्दी के लिए मेरे बेटे को ना मार दे, इसलिए हंसाबाई के अविश्वास के कारण चूड़ा मालवा चला जाता है, और मालवा का संरक्षक होशंग शाह को सौंप जाता है। और कुछ समय बाद जो है हंसाबाई अपने भाई को बुला लेती है, रणबल को, और उसको बुलाकर और मोकल का क्या बना देती है, संरक्षक बना देती है। अब रणबल क्या करता है, जब आता है मेवाड़ में, तो मेवाड़ के जितने भी सरदार है उनको पद से हटा देता है, और वहां पर मारवाड़ के सरदारों को शामिल करना प्रारंभ कर देता है। मतलब वो मेवाड़ पर अपना कब्जा करना चाहता है। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया, और चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसे मतलब मोकल का समिदेश्वर कहते हैं। और पहले इसका जो निर्माण है भोज परमार ने करवाया था, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो देखो, पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था, तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। पहले इस मंदिर को, ये पढ़ लिया अपन ने, रिपीट हो गया। 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। और देखो आगे देखते, जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महपा परमार ने मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब जब मोकल की हत्या कर दी, तो इसके बाद जो राजा बनता है कुंभा, मोकल का पुत्र। तो देखो 1433 से लेकर 1468 तक जो है कुंभा यहाँ का शासन होता है कुंभा का 1433 से 1468 तक। पिता मोकल, माता सौभाग्यवती परमार, और संरक्षक रणबल। तो देखो, कुंभा के पिता का नाम क्या था, मोकल, माता का नाम सौभाग्यवती, और संरक्षक था रणबल। तो अब रणबल संरक्षक था कि कुंभा छोटा था, तो कुंभा ने रणबल की सहायता से अपने पिता की हत्यारों का क्या लिया, बदला लिया। अगला देखते हैं, हत्यारे कौन थे, चाचा मेरा और महपा पवार। मेवाड़ दरबार में रणबल का प्रभाव बढ़ गया, तथा उसने सिसोदिया के नेता राघव देव, जो कि चूड़ा का भाई था, उसको मरवा दिया। हंसाबाई ने चूड़ा को वापस बुलाया, और रणबल को भारमल की सहायता से मार दिया गया। तो देखो, रणबल जो था
भारमिली इसकी प्रेमिका थी, एक दासी थी, और भारमली के द्वारा शराब में जहर मिलवाकर जो है कुंभा ने रणमल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इधर लिख रखा है हंसाबाई ने मरवाया, जबकि हंसाबाई ने नहीं मरवाया, किसने मरवाया था, कुंभा ने मरवाया था। रणमल का बेटा जोधा मेवाड़ से भाग गया, क्योंकि देखो जोधा 15 साल तक निष्कासित रहा, कहाँ से, जोधपुर के। जोधपुर जो इसका जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां से 15 साल तक वो क्या रहा था, क्योंकि जोधपुर की स्थापना तो इसने की थी, किसने, राव जोधा ने, लेकिन ये मारवाड़ का शासक बनने से पहले 15 साल निष्कासित रहा था। कुछ समय के लिए काहुनी गांव में जाकर इसने शरण ली थी, किसके डर से, कुंभा के डर से। लेकिन बाद में जो हंसाबाई है वो इसकी बुआ लगती है जोधा की, रणमल की बहन थी, तो जोधा क्या हो गई, बुआ हो गई, और जो है कुंभा की दादी भी लगती थी। तो हंसाबाई कहने पर जोधा को बुलाया गया और एक संधि की गई, जिसे हम बोलते हैं आबल बाबल की संधि। आगे देखते हैं कि चुंडा ने राठौरों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चूड़ा ने, अब एक आती आबल बाबल की संधि। जिस क्षेत्र में आंवले के पेड़ है वो क्षेत्र कहलाएगा मेवाड़ का, और जिस क्षेत्र में बबूल के पेड़ है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, मारवाड़ का। तो पेड़ों को देख के एक सीमा निर्धारित की गई, और जो मुख्य केंद्र है, जो मुख्य सीमा का जो क्षेत्र है वो पाली को रखा गया। तो देखो 1453 में संधि हुई, आबल बाबल की संधि, कुंभार जोधा के बीच में। इसमें देखो मंडोर जोधा को वापस दे दिया जाएगा। अगला सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत के उस पार तो मेवाड़, इस पार मारवाड़। कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से कर दी जाएगी। तो देखो कुंभा का एक पुत्र था रायमल, और उसकी शादी थी वो जोधा की बेटी, मतलब ये दोनों रिश्तेदार भी हो गए, जोधा की बेटी श्रृंगार देवी से दोनों की शादी कर दी गई, और दोनों आपस में क्या बन गए, संधि बन गए। अब एक युद्ध सारंगपुर का युद्ध। तो देखो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में, और ये होता है महमूद खिलजी के बीच, जो कि मालवा का शासक था, और कुंभा के बीच में। कहते हैं कि जो सारंगपुर का युद्ध था, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो देखो महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, और कुंभा इस युद्ध को जीत गया। किससे, कौन से युद्ध को, सारंगपुर के जीत को। उसने इस जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब आता चंपानेर की संधि, जो कि 1456 ईस्वी में हुई। ये संधि देखो दो लोगों के बीच हुई थी कुंभा को हराने के लिए। पहला था महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, दूसरा था कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था। दोनों का उद्देश्य क्या था, कुंभा को हराना, क्योंकि एक की बस की बात थी नहीं, तो दोनों ने मिलकर क्या है, संयुक्त सेना बनाकर, संयुक्त सेना का निर्माण करके, और एक संधि की, चंपानेर की संधि, और कुंभा को हराने के लिए। अब बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में, जिसमें दोनों संयुक्त सेना कुंभा को हराने के लिए मैदान में आती है। बदनौर का युद्ध होता है भीलवाड़ा में, बदनौर का मैदान है भीलवाड़ा में 1457 में। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की सामूहिक सेना को हराया, और कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। मतलब इन दोनों ने जो संधि की थी, चंपानेर संधि, इसके अंदर जो दोनों की सेनाओं ने कुंभा पर आक्रमण किया, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को कुंभा ने हरा दिया। साथ में सिरोही के सहसमल शासक था, उसको भी कुंभा ने हरा दिया। आगे देखते हैं नागौर। तो नागौर में देखो शम्स खां कुंभा ने सहायता की, और मुजाहिद खां कुंभा ने हराया। तो देखो शम्स खां की कुंभा ने सहायता की, और साथ में इसकी सहायता करके किसको हराया था, मुजाहिद खान को हराया था। इसकी सहायता करके मुजाहिद खान को हराया था नागौर में। और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां तो हमने पढ़ा, उसके युद्ध वगैरह, उसकी साम्राज्यवादी नीतियां। अब पढ़ते उसकी उपलब्धियां। तो स्थापत्य कला कहते हैं कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से जो 36 दुर्गों का निर्माण है वो किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। तो देखो इसके द्वारा बनाई गई इमारतें कौन कौन सी, और कुछ इसके द्वारा बनवाई गई और कुछ इसके शासनकाल में बनी हुई थी। पहली इमारत विजय स्तंभ, अपने पढ़ा था मालवा विजय सारंगपुर का युद्ध। उस युद्ध के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी से कहा जाता है। यह 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसकी तीसरे मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला ऊंचाई इसकी 122 फीट है, कई जगह 120 फीट भी आती है, कई जगह 122 फीट भी आती है। ऑथेंटिक जो है 122 फीट है। चौड़ाई इसकी 30 फीट है। वास्तुकार पूछा जाए कि आपसे विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है, तो जेता, पूंजा, पोमा और नापा इसके वास्तुकार है। अगली प्रशस्ति आती कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि विजय स्तंभ पर लिखी गई है, और इसके जो लेखक है अत्रि थे, और अत्रि की मृत्यु होने के बाद इस प्रशस्ति को पूरा किया महेश भट्ट ने। मेवाड़, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के में हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, तो देखो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, और जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। किसकी? कुतुब मीनार की। सॉरी, कुतुब मीनार नहीं, विजय स्तंभ की तुलना फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से की है।
टार्जन टावर्स है और राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। और यह विजय स्तंभ में जो है राजस्थान पुलिस के लोगों में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों में और अभिनव भारत वीर सावरकर की क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत में जो है इन तीनों के लोगों में जो है इसका प्रतीक या इसको प्रतीक के रूप में रखा गया। अगला जैन कीर्ति स्तंभ जो कुंभा के काल में बनाया गया और इसका निर्माण करवाने वाला एक व्यापारी था जीजा शाह बघेरवाल। तो चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है जो कि 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है और इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कविराज श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसके अनुसार? श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़, अब देखो कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया। तो पहला है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ के वास्तुकार पूछे तो से तो मंडन इसके वास्तुकार थे और इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं, संकटकालीन राजधानी कहते हैं और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। कौन सी? कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता था। इसका सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ कहलाता था। मतलब किले के अंदर भी एक दुर्ग बना हुआ था, दुर्ग के अंदर भी एक दुर्ग बना हुआ था, उस दुर्ग का नाम था कटारगढ़ और इसे मेवाड़ की आंख कहते थे और ये क्या था? कुंभा का निवास स्थान था। ये कुंभा का निवास स्थान था, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था क्योंकि यहीं से जो है कुंभा अपने पूरे साम्राज्य पर, अपने पूरे जो है क्षेत्र पर नजर रखता था, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कवि महेश थे और इस प्रशस्ति के अनुसार कुंभा धर्म एवं पवित्रता का अवतार माना जाता है। अगला अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में जो कि 1453 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अगला है बसंतगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग भी बोलते हैं, ये भी सिरोही में बना हुआ है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। मचान दुर्ग सिरोही में मेरो पर नियंत्रण हेतु बनवाया था कुंभा ने। भुम्मर दुर्ग उदयपुर जो कि भीलों पर नियंत्रण हेतु बनवाया था। अगला मंदिर पूछे कौन कौन से मंदिर है, तो देखो कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? अचलगढ़ में करवाया, कुंभलगढ़ में करवाया और चित्तौड़गढ़ में करवाया। अगला श्रृंगार चौरी मंदिर, ये जैन मंदिर है जो शांतिनाथ भगवान को समर्पित है। श्रृंगार चौरी मंदिर जैन मंदिर है, शांतिनाथ भगवान को समर्पित है। चित्तौड़ के वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है रणकपुर के जैन मंदिर, ये भी कुंभाकालीन मंदिर है। 1439 में जैन व्यापारी धर्नक शाह ने इसका इन मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है। इसमें भगवान आदिनाथ की पूजा की जाती है मूर्ति के रूप में और इसमें 1444 स्तंभ लगे हुए, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है रंगपुर जैन मंदिर को। चौमुखा मंदिर का वास्तुकार जो है देपाक को कहा जाता है। अगला है कुंभा का साहित्य में योगदान क्या क्या रहा है, तो देखो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था तथा वीणा बजाया करता था। संगीत गुरु सारंग व्यास, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। पुस्तकें तो कुंभा द्वारा रचित पुस्तक थी। कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो सूंड प्रबंध, कामराज रतिसार 7 भागों में, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये सारी जो 5 पुस्तकें ये कुंभा द्वारा लिखी गई थी। और संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया था। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश में 5 भागों में संगीत राज को बांटा गया था। अगला देखो कुंभा की टीकाएं, कौन कौन सी टीकाएं हैं, तो देखो जयदेव की गीत गोविंद पर इसने रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर इसने टीका लिखी। चंडी सटक पर टीका लिखी। कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक भी लिखे थे। अगला देखो कुंभा मराठी व कन्नड़ भाषाओं का ज्ञाता भी था। तो देखो ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आगे देखते हैं दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो कान्हा व्यास जिसने एक लिंग महातम्य की रचना की। इसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है और ये इसी प्रथम भाग का जो कुंभा द्वारा लिखा गया था। कान्हा व्यास ने एक लिंग महातम्य की रचना की और प्रथम भाग राजवर्णन है जिसे कुंभा द्वारा लिखा गया था। अगला जो इसके दरबारी विद्वान है मेहाजी, इसका ग्रंथ है तीर्थमाला। अगला विद्वान है मंडन, इसके जो द्वारा लिखे गए ग्रंथ है वास्तुकार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन और कोदंड मंडन इसकी रचनाएं हैं। जो रूप मंडन है इससे मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। कोदंड मंडन से हमें धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। अगला इसका दरबारी विद्वान है नाथा, यह मंडन का भाई था और यह इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था वास्तु मंजरी। अगला विद्वान है गोविंद और यह मंडन का बेटा था और इसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो द्वार दीपिका, द्वार धोरणी, कला निधि, सार समुच्चय, ये सब इसके द्वारा लिखे गए
ग्रंथ है। कला निधि से हमें शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है और सार समूचे से हमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। अगला है रमाबाई, ये कुंभा की बेटी थी और अपने पिता की तरह ये संगीत में रुचि रखती थी और कुंभा ने इसे जावर परगना क्षेत्र दिया था और इसकी उपाधि थी बागेश्वरी। जो रमाबाई थी ये कुंभा की पुत्री थी और संगीतज्ञ थी, है संगीत में रुचि रखती थी और इसको कुंभा ने उपाधि दी बागेश्वरी की। अगला है हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे। अगला है संगीत गुरु, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये हीरानंद मुनि ये भी इनके गुरु थे, पर संगीत गुरु और कोई थे, दूसरे थे। संगीत गुरु का नाम था इनका कान्हा सारंग व्यास। गुरु जो कुंभा है उनके संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास। आगे देखते हैं तिला भट्ट, ये भी जो है इनके दरबार में एक विद्वान थे। अब देखो कुछ जैन विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं। कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान कौन कौन से थे? तो देखो कुंभा ने जैन तीर्थों पर जो तीर्थ यात्रा करता, जैनों पर तीर्थ यात्रा करता, उसको समाप्त कर दिया। उस समय अपने मुगल साम्राज्य में चलता था जजिया कर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। जजिया कर को धार्मिक कर था हिंदुओं पर लगाया जाता था, गैर मुस्लिम लोगों पर, चाहे वो ईसाई हो या फिर गैर मुस्लिम लोग हो। उसी प्रकार जैनों पर तीर्थ कर समाप्त